बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सुनो FM 89.4 कश्मीर नेटवर्क। प्रोग्राम चांद तारे में मैं हूँ आपकी होस्ट आरजे नूरुल ईमान। जहाँ जहाँ से हमें देखा और सुना जा रहा है तमाम देखने और सुनने वालों को, और वो लोग जो हमें फेसबुक पर लाइव स्ट्रीम में ज्वाइन कर रहे हैं, उन्हें भी प्रोग्राम में बहुत बहुत खुशामदीद। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा और आपका साथ रहता है हर हफ्ते बुध और जुमेरात 3 से 5 बजे तक, और इस टाइम में हम आपके बारे में आपसे बात करते हैं बच्चों और नौजवानों के सिलसिले में, उनके तमाम मसाइल और हल के साथ साथ हम आपके आगे पेश करते हैं, और मुख्तलिफ ऐसे सितारों को आपके सामने रखते हैं जो कि आपको थोड़ा मोटिवेट कर सकें, इंस्पायर कर सकें, और उनकी कहानियाँ आपके साथ शेयर करते हैं। और उन्हीं सितारों में से दो सितारे मेरे साथ आज इस प्रोग्राम में मौजूद हैं, जिन्होंने न सिर्फ मैट्रिक में बहुत अच्छे नंबर हासिल किए, बल्कि साथ ही साथ अपने अपने वालिदैन और टीचर्स का भी नाम रोशन किया। तो जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं रबिया माहम और यमुना नसीर, जिन्होंने AJ के बोर्ड में पोजीशंस हासिल की हैं और अपने वालिदैन का नाम रोशन किया है। तो चलिए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने इतना अच्छा स्कोर किया, और ना सिर्फ इतना अच्छा स्कोर किया बल्कि इतनी पोजीशन भी ली और अपने अपने वालिदैन का और टीचर्स का नाम भी रोशन किया। तो मैं चाहूँगी कि वन बाय वन आप अपना भी इंट्रोडक्शन हमारे नाज़रीन और सामीन को दें, ताकि वो आपके बारे में थोड़ा सा जान सकें। मेरा नाम रबिया माहम है और मेरी AJ के बोर्ड में 12th पोजीशन आई है। मेरा स्कूल पाइन हिल्स पब्लिक स्कूल था और मेरे मैट्रिक में नंबर 1200 में से 1171 है। ग्रेट। मेरा नाम यमुना नसीर है और मैंने AJ के बोर्ड में 16 पोजीशन ली है, और मैं पाइन हिल्स पब्लिक स्कूल से हूँ और मैंने 1200 में से 1167 मार्क्स लिए हैं। माशाल्लाह, आपके नंबर्स, आपकी पोजीशन सब ही बेहतरीन है। तो अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि पोजीशन आ गई, इतने अच्छे नंबर आपने हासिल किए, तो कैसी फीलिंग थी और यकीन था कि पोजीशन आएगी या नहीं? फीलिंग्स बहुत अच्छी थी, यकीन तो नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पोजीशन आई, बहुत खुशी हुई। हमें बहुत अच्छा फील किया जब हमें पता चला कि हमारी पोजीशंस हैं, और मुझे भी यकीन नहीं था कि हमारी पोजीशंस आएंगी, क्योंकि हमसे आगे बहुत सारे बच्चे थे 9th में, इस वजह से। अच्छा, तो यानी यकीन नहीं था लेकिन पोजीशन आई तो ऑब्वियसली। तो फीलिंग कैसी है अभी? तो यकीनन इस पर काफ़ी टाइम हो चुका है, तो खुशी है या ज़्यादा की उम्मीद थी कि ज़्यादा नंबर लेने, और टारगेट जो सेट किया था तो वो पूरा हुआ या नहीं? खुशी बहुत ज़्यादा है और जो टारगेट था वही अचीव हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। सब बहुत खुश हैं, हम भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। मैंने भी अपना टारगेट अचीव किया अल्हम्दुलिल्लाह, और खुशी भी बहुत ज़्यादा है। कि माशाल्लाह, ऑब्वियसली जब आप मेहनत करते हो और कामयाब होते हो तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो अच्छा, मुझे ये बताएं कि रिज़ल्ट आया, और जब पोजीशंस होती हैं वो पहले ही अनाउंस कर दी जाती हैं बोर्ड की तरफ से, तो किस तरह पता चला रिज़ल्ट का और किसने बताया? और थोड़ा सा हमारे नाज़रीन और सामीन के साथ ये भी शेयर करें। पोजीशंस अनाउंस होने वाली थी तब मुझे इतना यकीन नहीं था। मैं भी अपने माँ पापा को कह रही थी कि मेरा रिज़ल्ट सुबह ही आएगा, तो लेकिन फिर मेरी फ्रेंड की पहले कॉल आई कि माँ तुम्हारी पोजीशन है, और तब मुझे यकीन नहीं आया। फिर इतने में स्कूल वालों से भी कॉल आ गई कि मेरी पोजीशन आई है। फिर बहुत खुशी हुई, मम्मा को भी, पापा को भी, मुझे भी। मुझे भी यकीन नहीं था कि मेरी पोजीशन आएगी। सर से मैं घर नहीं थी, तो फिर स्कूल से मेरी मम्मा को कॉल आई, तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि मेरी पोजीशन है, और सब बहुत खुश थे। यकीनन जब इंसान मेहनत करता है तो फिर, और उसका जब फल मिलता है तो इंसान बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो ये बताएं कि फैमिली का रिएक्शन, तो अभी आपने जिस तरह बताया कि सभी बहुत ज़्यादा खुश थे, तो ये बताएं कि फैमिली में से कभी किसी और की पोजीशन आई बोर्ड में, या आप ही अकेले? मेरी फैमिली में पहले भी मेरी एक आपी हैं, कज़न है, उनकी पोजीशन आई थी, मैट्रिक में भी आई थी, और अभी उन्होंने FSC में भी पोजीशन ली है माशाल्लाह। और मेरी फैमिली में से मैंने ही पोजीशन ली है,
अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। तो यानी कि आपने फैमिली से एक पहली इस तरह की लड़की हैं जिन्होंने पोजीशन हासिल की, और ना सिर्फ ये फैमिली के लिए एक प्राउड मोमेंट होता है बल्कि आपके जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे होते हैं, स्कूल वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट होता है ये। तो अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि जिस तरह अभी आपने बोला कि हमने मेहनत की और यकीनन इसका फल भी पाया, तो टाइम कितना देती थी पढ़ाई को? हर वक्त पढ़ती रहती थी या बस कभी कभार जब टाइम होता था? और बाकी चीज़ों को भी किस तरह साथ लेकर चलती थी, ये भी हमारे नाज़रीन को बताएं। हर वक्त तो नहीं पढ़ती थी, दूसरी एक्टिविटीज़ भी करती थी मैं। लेकिन सुबह स्कूल जाना था, फिर उसके बाद एकेडमी, और फिर उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करती थी शाम को आके, और फिर उसके बाद दोबारा से पढ़ती थी। मेरी भी यही एक्टिविटीज़ थी, सुबह शाम फिर अकेडमी, उसके बाद फिर रात को पढ़ना। दैट्स ग्रेट। जब तक इंसान खुद नहीं पढ़ता तब तक ना ही वो स्कूल में या एकेडमी जाकर भी वो कुछ नहीं कर सकता, अगर इंसान की अपनी जो सेल्फ स्टडी है वो इंसान ना करे। तो सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बहुत रिसर्च से पता चला है कि जब तक इंसान खुद नहीं पढ़ता तब तक आप कोई भी टीचर हो या कितना अच्छा पढ़ाता हो, वो इंसान के दिमाग में कोई चीज़ नहीं बिठा सकता। तो इंसान को खुद भी मेहनत करनी चाहिए, और ख़ुद जब तक मेहनत नहीं करेगा तो कोई चीज़ भी हासिल नहीं कर सकता। अच्छा, ये बताएं कि आपने तो जिस तरह बताया तो काफ़ी एकेडमीज़ भी जाती हैं और इस तरह, तो फैमिली को कितना टाइम देती है? क्योंकि अमूमन बहुत सी फंक्शंस हो रहे होते हैं, शादी और मुख्तलिफ इस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं फैमिली में, इवेंट्स मुख्तलिफ, तो उनमें जाती थी या उन्हें स्किप कर देती थी पढ़ाई की वजह से? मेरे जब पेपर्स करीब थे तब तो इस तरह फंक्शन नहीं आया, लेकिन अगर जब ज़रूरी टेस्ट होता था फिर कभी कभार स्किप भी कर देती थी, लेकिन जाती थी। मैं भी कभी कभार चली जाती थी, लेकिन पूरे टेस्ट देती थी। ओके, यानी कि पढ़ाई पर नो कॉम्प्रोमाइज़, और फैमिली इवेंट्स जो हैं वो होते रहेंगे लेकिन हम अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे। बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत तो रिलैक्स होना चाहिए, और कुछ कुछ फंक्शंस क्योंकि कभी कभार बहुत ज़रूरी भी होते हैं तो उन पर भी जाना चाहिए। तो लेकिन हर एक की अपनी अपनी राय होती है। तो अच्छा, मुझे ये बताइए आपके फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था आपका? मेरा तो बहुत से लोग होते हैं ना, जिस तरह उन्हें आर्ट्स पसंद होता है या लिटरेचर पसंद होता है, बहुत साइंस को पसंद करते हैं और उससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स। तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट को क्या क्या था और क्यों? मेरा तो फेवरेट सब्जेक्ट्स मैथ्स था, मुझे हमेशा से मैथ्स पसंद था। लेकिन अब मैं प्री मेडिकल कर रही हूँ तो फिर मैथ्स तो उसमें नहीं है, इसलिए बायो पसंद है। ग्रेट। और यमुना, आप? केमिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था और है भी। ग्रेट। केमिस्ट्री तो मुझे काफ़ी मुश्किल लगती है और शायद मुश्किल भी है, लेकिन मैं अपना बताती चलूँ तो मुझे तो मैथ्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोरिंग लगती है मुझे। अगर ये होता है ना कि मैथ्स अगर आपको आंसर आ रहा है तब तक तो आपको अच्छी लगती है, लेकिन जो ही आपका आंसर अच्छा सही नहीं आता ना, तब फिर आप कहते हो बस जी ये हमने नहीं करना, हमसे नहीं हो पाएगा। तो मुझे तो मैथ्स बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन बाकी साइंसेस में मेरी काफ़ी दिलचस्पी थी। तो अच्छा, ये बताएं कि बहुत से बच्चे होते हैं जिस तरह हम उन्हें देखते हैं कि वो रट्टा मार के पढ़ते हैं, और बहुत से बच्चे होते हैं जो कि कॉन्सेप्ट लेकर हर चीज़ को बहुत गहराई में पढ़ने की कोशिश करते हैं और हर चीज़ बिल्कुल उन्हें बेसिक पता होता है। और कुछ तो बच्चे ऐसे होते हैं जो कि पेपर से एक दिन पहले ही किताब उठाते हैं और उसके बाद जल्दी से एक अच्छा सा रट्टा मारते हैं और उन्हें याद भी हो जाता है। तो आप क्या करती थी? कॉन्सेप्ट से पढ़ती थी या रट्टा ठीक रहता था आपके लिए? मैं कंसेप्ट से पढ़ती थी, अगर मेरे कंसेप्ट क्लियर नहीं होते थे तो मुझे कुछ याद नहीं होता था, इसलिए मैंने सारा कंसेप्ट के साथ ही पढ़ा है। और जो चीज़ थोड़ी मतलब मुश्किल होती थी रट्टा भी चल जाता था उसमें। बिल्कुल, रट्टा तो कंसेप्ट ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब इंसान कंसेप्ट से पढ़ता है तो वो ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाता है उस बात को, इसलिए कंसेप्ट से हम भी पढ़ते थे, इसी वजह से इतने अच्छे मार्क्स गेन किए। ओके, यकीनन कॉन्सेप्ट तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रट्टे से आप पर टेम्पररी आप कोई कामयाबी या कुछ पेपर वगैरह हल कर सकते हो, लेकिन जब तक आप कॉन्सेप्ट से नहीं पढ़ते तब तक फिर आगे जब आप किसी फील्ड में जाते हो तो काफ़ी ज़्यादा मसला होता है, क्योंकि फिर आपको उस टाइम किसी चीज़ के बेसिक्स भी नहीं आ रहे होते। तो कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रट्टे से शायद आप नंबर हासिल कर भी लो,
स्कूल टेस्ट में भी या इवन के बोर्ड के पेपर्स में भी। लेकिन ये होता है कि कॉन्सेप्ट से अगर जब तक आप नहीं पढ़ते हो तो फिर अगली जो फील्ड में आप जाते हो तो उसमें आपको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए कॉन्सेप्ट से पढ़ें और चीज़ों को देख के, समझ के, सीख के पढ़ें, ना कि बस उन्हें याद करने की हद तक पढ़ें। अच्छा, अभी जिस तरह अभी आपने बोला कि एकेडमीज़ भी आप जाती थी स्कूल के बाद, तो मुझे ये बताएं कि एकेडमीज़ कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कामयाबी के लिए या पेपर में अच्छा परफॉर्म करने के लिए? अकेडमीज़ इम्पॉर्टेंट तो हैं, लेकिन जब तक बच्चा खुद कोऑपरेटिव नहीं होगा तो अकेडमीज़ भी कोई फ़ायदा नहीं दे सकती। तो अकेडमीज़ हम जाते थे टेस्टिंग के लिए, उससे टेस्टिंग से तैयारी अच्छी हो जाती थी। बिल्कुल, टेस्ट जब तक आप बार बार देते रहते हो तो फिर आपके ज़हन नशीन हो जाता है। और यमुना, आप? जब अगर बच्चा खुद मेहनत करने वाला हो तो उससे एकेडमी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन एंड पे शेड्यूल टेस्ट देने के लिए इंसान को ले लेनी चाहिए एकेडमी से, उसकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाती है। बिल्कुल, मैं 100% एग्री करती हूँ इस बात से कि जब तक इंसान खुद मेहनत नहीं करता तब तक आप बेशक जितनी भी एकेडमीज़ में जाओ, ट्यूशन सेंटर्स में जाओ या घर में ट्यूटर्स का लो, तो तब तक भी आप अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकते जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे। तो इस वजह से सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है और करनी भी चाहिए। और बिल्कुल ही आप स्कूल और अकेडमीज़ तक ना रहें, क्योंकि ये होता है कि जब तक आप खुद नहीं पढ़ते हो, एक चीज़ को अच्छे तरीके से खुद नहीं याद करते हो, तब तक वो फिर आप उसको ना अच्छे तरीके से समझ सकते हो और ना ही पेपर्स में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। तो सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि अभी आपने बोला कि हम फैमिली फंक्शंस में भी इतना नहीं जाते और या थोड़ा बहुत जाते हैं, तो लेकिन ज़्यादा पढ़ाई पे कॉम्प्रोमाइज़ कोई नहीं होता हमारा। तो ये मुझे बताएं कि जो पढ़ाई से हट के कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, जिस तरह को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उनमें आप पार्टिसिपेट करती हैं या बस पढ़ाई तक ही महदूद हैं? नहीं, मैं सब एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती हूँ। मैं अपने बहन भाइयों के साथ क्रिकेट भी खेलती हूँ और भी बहुत ज़्यादा गेम्स। तो पढ़ाई के साथ साथ करिकुलर एक्टिविटीज़ भी करनी चाहिए। बिल्कुल। और यमुना, आप? मैं भी यही कहना चाहूँगी कि हमें को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए, इससे इंसान का माइंड फ्रेश रहता है। बिल्कुल, आपने सही बात कही कि माइंड फ्रेश होता है और जब तक आप मेंटली स्टेबल नहीं होते, मेंटली आप सेहतमंद नहीं होते, तब तक आप ना ही सबक याद कर सकते हो और ना ही अपनी ज़िंदगी के बाकी मामलात को देख सकते हो। तो इस वजह से जिस तरह हमने पिछले प्रोग्राम में भी इसके बारे में काफ़ी बात की थी कि जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं और फिज़िकल एक्टिविटीज़ होती है जिसमें स्पोर्ट्स वगैरह बाकी तमाम चीज़ें आ जाती हैं, तो वो इंसानी सेहत के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, और ना ही सेहत के लिए बल्कि इंसान की जो ज़हनी सेहत होती है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो को करिकुलर एक्टिविटीज़, वो बच्चे जो कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ पढ़ाई में भी अच्छे होते हैं, वो ही एट लास्ट अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो, क्योंकि वो मेंटली भी स्टेबल होते हैं और इस वजह से हर चीज़ को, हर परेशानी को ईज़िली हैंडल कर सकते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आजकल जिस तरह टेक्नोलॉजी का दौर है और हर किसी के हाथ में एक गैजेट होता है जिसको हम मोबाइल फ़ोन कहते हैं, तो ये बताएं कि मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं आप लोग या बस पढ़ाई से ही मुंसलिक हैं? नहीं, मोबाइल फ़ोन भी इस्तेमाल करते हैं, उसके बगैर तो आजकल नहीं रह सकते। बिल्कुल। मैं भी मोबाइल फ़ोन यूज़ करती हूँ, लेकिन उसके साथ साथ पढ़ाई को भी टाइम देना पड़ता है। बिल्कुल, अगर आप सिर्फ एक मोबाइल के साथ ही स्टिक होकर रहेंगे तो यकीनन ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा अलार्मिंग चीज़ है। और मोबाइल, वो लोग जो हर वक्त मोबाइल इस्तेमाल करते रहते हैं, उनका ना सिर्फ जहन स्टेबल नहीं रहता बल्कि वो दीगर चीज़ों में भी उस तरह एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते और ना ही वो अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। तो मोबाइल को थोड़ा सा आपको रेस्ट देना चाहिए, ख़ुद को रेस्ट देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हर वक्त जो मोबाइल देखता रहता है वो एट लास्ट बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो सकता। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि जिस तरह, ये तो अभी हमने बहुत से नुकसान की बात की कि मोबाइल फ़ोन के, लेकिन बहुत सी चीज़ों में बहुत से बच्चे मोबाइल फ़ोन को एज ए एडवांटेज इस्तेमाल करते हैं, यानी कि वो स्टडीज़ में इसको बहुत मोबाइल फ़ोन एक इंसान के लिए या बच्चों के लिए खासतौर पर काफ़ी यूज़फुल साबित होता है। क्योंकि मैं देखती हूँ आजकल यूट्यूब पर बच्चे बहुत से लेक्चर्स सुन रहे होते हैं और इस तरह की पॉडकास्ट देख रहे होते हैं जो कि इंसान के लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होती हैं।
तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? मेरा भी यही ख्याल है कि जैसे कभी अब हम स्कूल से अगर एब्सेंट हो तो कोई लेक्चर मिस हो जाए तो वो हम यूट्यूब से आसानी से ले सकते हैं, या अगर किसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो वो भी मोबाइल फ़ोन से हम हासिल कर सकते हैं। मेरा भी यही ख्याल है कि मोबाइल फ़ोन से भी इंसान अगर चाहे तो बहुत कुछ सीख सकता है। यूट्यूब से अगर उसका कोई लेक्चर मिस हो जाए तो वो भी ले सकता है। ओके, बिल्कुल, ये तो आपने बिल्कुल सही बात की कि अगर हम एक चीज़ के नुकसानात की बात करें तो साथ ही साथ हर चीज़ के नुकसानात भी होते हैं और हर चीज़ के फ़ायदे भी होते हैं। लेकिन अगर एक चीज़ से हम फ़ायदा उठाएं तो ये हमारे लिए ही ज़्यादा बेहतर होगा। और जिस तरह अभी इन्होंने बात की कि हम लोग जो लेक्चर्स होते हैं अगर वो मिस हो जाएं तो फिर हम लोग इजीली मोबाइल फ़ोन से इस्तेमाल कर लेते हैं। बल्कि जब मैं भी एज अ स्टूडेंट अभी भी हूँ और बात की जाए तो वो लेक्चर्स जो मुझे या वो कॉन्सेप्ट जिनकी मुझे समझ नहीं आ रही होती तो बहुत अच्छे यूट्यूब पर लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं। मैं वहाँ जाती हूँ और उन लेक्चर्स से मुस्तफ़ीद होती हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि आप मोबाइल फ़ोन को सिर्फ एज अ एंटरटेनमेंट ही नहीं इस्तेमाल कर सकते, बल्कि बहुत सी अच्छी चीज़ें भी इसके साथ कर सकते हैं। बहुत सी वो चीज़ें जो आपके लिए फ़ायदा दें, आपके फ्यूचर के लिए फ़ायदेमंद साबित हों और आपकी स्टडीज़ को भी फ़ायदा दें। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए मोबाइल फ़ोन का बहुत हर टाइम इस्तेमाल ना करें, लेकिन कभी कभार जब करें तो अच्छे तरीके से इसको इस्तेमाल करें ताकि आपको ये फ़ायदा दें, ना कि नुकसान। तो अच्छा जी, अभी आपने जिस तरह बात की कि तो मुझे ये बताती चलें कि पढ़ाई का पढ़ाई का शौक था या घर से मार भी पड़ती थी? क्योंकि इस तरह होता है ना कि अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़ाई से हट जाओ तो घर वालों का काफ़ी प्रेशर होता है कि जी आप क्यों नहीं पढ़ रहे और इस तरह। तो क्या खुद पढ़ाई करती थी या घर की तरफ से थोड़ा बहुत डांट डपट हो जाती थी? नहीं, मुझे घर से डांट तो नहीं पड़ती थी, मुझे खुद ही शौक था पढ़ने का, तो बस इसी तरह मैं खुद पढ़ लेती थी मम्मा वगैरह के कहे बगैर भी। मेरे घर से भी अल्हम्दुलिल्लाह डांट नहीं पड़ी और खुद भी शौक था इस वजह से। ओके, यानी कि ज़्यादातर वैसे देखा गया है कि लड़कियों को पढ़ाई का काफ़ी शौक होता है और वो किसी के कहे बगैर ही खुद ही पढ़ने लग जाती हैं, जबकि लड़कों में थोड़ा सा होता है कि उनको ज़्यादा इतना शौक नहीं होता और वो दूसरी चीज़ों में ज़्यादातर स्पोर्ट्स में काफ़ी एक्टिव होते हैं। लेकिन वो भी यकीनन एक अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर पढ़ाई के साथ साथ किया जाए तो लड़कियां तो ज़्यादातर हर चीज़ में ही बहुत एक्टिव होती हैं और एडवांस होती हैं, तो इनको घर वालों की इतनी डांट डपट की ज़रूरत नहीं पड़ती ज़्यादातर। अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि आपके फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं आगे? क्या बनना है, क्या सोचा हुआ है? क्या अगले कुछ सालों में आप खुद को कहाँ पर पाती हैं? मैं तो इंशाल्लाह डॉक्टर बनूंगी। मेरे पेरेंट्स को, दादो दादों को बहुत ज़्यादा शौक है कि मैं डॉक्टर बनूं, तो मैं उनकी विश पूरी करूंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मैं भी आर्मी डॉक्टर बनूंगी और मेरे पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है, ख़ासतौर पर बाबा को। वेरी गुड। तो जी, वो नाजरीन और वो लोग जो हमें देख रहे हैं, यकीनन बहुत से बच्चे भी देख रहे होंगे हमें, तो क्विक सा एक पैगाम हमें दे दें ताकि हम लोग फिर अपने शो का अख्ताम करें। अपने साथियों को ये पैगाम दूंगी कि वो आज का काम आज ही करें और कल पे ना छोड़ें। इससे एंड पे हमें मुश्किल नहीं होगी और अच्छे से पेपर दे सकेंगे। मैं ये पैगाम देना चाहूँगी कि वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करें और आज का काम कल को ना छोड़ें, आज ही करें। बिल्कुल। तो चलिए, इस खूबसूरत पैगाम के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। वो लोग जो हमें फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं उनसे इजाज़त चाहूँगी। प्रोग्राम का बकिया हिसाब सुन सकेंगे रेडियो फ्रीक्वेंसी 89.4 पर। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।